गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सिविल मार्गदर्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 15 नवंबर को राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू और सूजस के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमारे राजस्थान के आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड और भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने देखा है सूजस के अंदर एक अच्छी न्यूज़ आई है जो कि और न्यूज़पेपर तो सभी के सभी पॉलिटिकल न्यूज़ से भरे हुए थे। तो सूजस के अंदर ये न्यूज़ क्या है? सूजस के अंदर ये न्यूज़ है मीठी क्रांति से रिलेटेड। मीठी क्रांति प्रोजेक्ट है राजस्थान और इंडिया लेवल पे। तो मीठी क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है? ये है शहद के प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसके ऊपर काम कर रही है शहद का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। अब ये न्यूज़ में किस लिए आया है कि राजस्थान ने इसके अंदर अच्छा काम किया है। हम राजस्थान देश के कुल शहद उत्पादन के अंदर हमारा 9% योगदान हो गया है, जो कि एक अच्छी उपलब्धि है। हमने राजस्थान ने इंडिया लेवल पे जितना प्रोडक्शन 100 यदि किलो होता है तो हमने 9 उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर फैक्ट क्या है? शीर्ष 5 राज्यों के अंदर हम शामिल हो गए शहद के प्रोडक्शन के अंदर। तीसरा इसके अंदर क्या है? ये मीठी क्रांति किससे रिलेटेड है? शहद से रिलेटेड। चौथा इसके अंदर क्या है? हमारे कौन कौन से जिले हैं जो कि इसके अंदर शहद प्रोडक्शन के अंदर टॉप के ऊपर है? ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि बाजरा उत्पादन के अंदर कौन सा टॉप पे है, गेहूं उत्पादन के अंदर कौन सा है। तो ये देख, इसके अंदर क्या है, कौन कौन से हैं राज्य, स्टेट के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़, तीनों शहद उत्पादन के अंदर अग्रणी जिले हैं। एक एक अलग से क्वेश्चन इसके अंदर ये बन सकता है, सरकार ने बजट के अंदर एक स्कीम लॉन्च की थी शहद से रिलेटेड। उसके अंदर दो पार्ट थे। एक तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोलेंगे हम, तो 10-10 करोड़ रुपए की लागत से टोंक के अंदर और भरतपुर के अंदर उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मतलब सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर हनी, उत्कृष्ट केंद्र मधुमक्खी पालन के लिए कहाँ पे खोले जाएंगे 10-10 करोड़ की लागत से? एक तो भरतपुर में और टोंक जिलों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस आर्टिकल के अंदर क्या बन सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, इस बार बजट के अंदर जो स्कीम आई थी उस स्कीम के अंदर क्या था? बजट के अंदर स्कीम आई थी जिसके अंदर 50,000 कल मधुमक्खी पालन के बॉक्स और 50,000 मधुमक्खी पालन के लिए वो छत्ते दिए जाएंगे लोगों को। इसके अंदर क्या है भाई? दिए जाएंगे तो इसके अंदर है क्या? स्कीम में बेनिफिट क्या है? स्कीम के अंदर क्या? 40% सब्सिडी तो कौन देगी? राज्य सरकार देगी। और इसके अंदर सब्सिडी के द्वारा 40% दिया जाएगा और 8 करोड़ रुपए तक का राज्य सरकार द्वारा टोटल सब्सिडी दी जाएगी। तो ये हमारा सबसे बड़ा आर्टिकल है आज का, और ये सूजस के अंदर मेन पृष्ठ के ऊपर आया है। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। मीठी क्रांति का रिलेशन किस चीज से रिलेटेड है? शहद के उत्पादन से रिलेटेड है। दूसरा इसके अंदर क्या है, न्यूज के अंदर क्या है? इंडिया क्या टॉप 5 स्टेट्स के अंदर आ गया? बिल्कुल, इंडिया टॉप 5 स्टेट के अंदर है। तीसरी इसके अंदर न्यूज ये है कि हमने जो कि टोटल प्रोडक्शन के अंदर, शहद के प्रोडक्शन के अंदर कितना योगदान दिया है? 9% का योगदान दिया है। चौथा इसके अंदर क्या है? सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो बजट के अंदर आए थे 10-10 करोड़ की लागत से कहाँ पे खुलेंगे? ये खुलेंगे टोंक और भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट न्यूज इसके अंदर क्या है? नेक्स्ट न्यूज इसके अंदर राजस्थान के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि शहद के प्रोडक्शन के, हनी के प्रोडक्शन के अंदर टॉप के ऊपर हैं? वो डिस्ट्रिक्ट है हमारे अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़। तो ये वाली न्यूज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं इसके अंदर क्या है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी इंडियन एक्सप्रेस से। इस न्यूज का मेन पर्पस क्या है? इस न्यूज का मेन पर्पस ये नहीं कि यहाँ पे लड़ाई चल रही है, पैलेस्टीन और हमास की लड़ाई चल रही है जिसके अंदर ईरान और इनडायरेक्टली रूप से यूएस इन्वॉल्व हो गए हैं। ईरान अटैक करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर जितने भी टैंकर्स जाते हैं यूएस के या फिर और भी कंट्रीज के, ताकि इसको सपोर्ट किया जा सके, हमास को सपोर्ट कर सके और युद्ध थोड़ा कम हो और ईरान के फेवर में आए और हमास के फेवर में आए। इंपॉर्टेंट न्यूज ये नहीं है आईआर वाली, इंपॉर्टेंट न्यूज ये है जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं हमारे आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड के अंदर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहाँ पे लोकेटेड है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को देख लेते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैपिंग का एक क्वेश्चन आता ही आता है जिसके अंदर आपको कोई भी डेजर्ट पूछ सकता है, मरुस्थल पूछ सकता है, झील पूछ सकता है, कोई भी एरिया पूछ सकता है, कोई भी स्ट्रेट पूछ सकता है। तो जल संधि बोलते हैं इसको स्ट्रेट को हिंदी में। तो हॉर्मूज की जल संधि कहाँ पे स्थित है? तो एक तरफ है आपके पर्शियन गल्फ है और दूसरी पर्शियन गल्फ को फारस की खाड़ी कहते हैं, और ये गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान की खाड़ी। इन दोनों के बीच के अंदर जो ये वाली जगह है इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एक तरफ पर्शियन गल्फ है, दूसरी तरफ क्या है? ओमान की खाड़ी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर, पर्शियन गल्फ, पर्शियन जो खाड़ी है उसके कौन कौन से देश टच होते हैं? तो इसके अंदर देखेंगे तो एक तरफ तो ईरान है, ये है पर्शियन खाड़ी।
पर्शियन खाड़ी ये है। इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज टच होती हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। कौन सी कंट्री टच नहीं होती है, निम्नलिखित में से कौन कौन से टच होते हैं, एक सही, दो सही, तीन सही, सारे सही, एक भी नहीं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पर्शियन गल्फ के अंदर टच होने वाली कंट्री है, सबसे पहली बात है ईरान। ईरान के आगे क्या आता है, हमने देखा इराक। इराक के बाद में क्या आता है, कुवैत। कुवैत जो कि यहाँ पे स्थित है, कुवैत। कुवैत के बाद में ये आता है ये वाला लैंड, बहरीन। बहरीन के बाद में आता है कतर। कतर के अलावा ये पूरा सऊदी अरब की बॉर्डर है, सऊदी अरब। उसके अलावा यूएई और खुद ओमान। तो हम देख सकते हैं इसके अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैपिंग के क्वेश्चन के हिसाब से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कहाँ पे स्थित है, किन दो खाड़ियों के बीच में स्थित है, एक तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। लोग क्या गलत क्या कर देते हैं, अरेबियन सी बोल देते हैं, ये लेकिन ये गल्फ ऑफ ओमान की खाड़ी है। और ये कौन सी खाड़ी है, पर्शियन गल्फ है। तो इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है, तो आपसे पूछे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। दूसरा, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री टच करती है, इसके अंदर टच होने वाली कंट्री सबसे पहले हम देखेंगे इराक, ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर। कुवैत, बहरीन, कतर तीनों के तीनों इस बॉर्डर के ऊपर कंट्रियां। और ये मेन बॉर्डर ये कौन सी कंट्री का, सऊदी अरब का। उसके अलावा यूएई और ओमान। ये हमारा आंसर हो सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब ये आया क्यों था न्यूज के अंदर, ये आया इसलिए न्यूज के अंदर था कि इसके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यूएस ऑफिशियल कह रहे टेंशन हो रही है इसके अंदर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सबसे बड़ा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ये है कि यहां से दुनिया के अंदर जो सप्लाई होने वाली गैस और एलएनजी प्लस ऑयल का 20% यहीं से सप्लाई होता है। यदि ये वाला हिस्सा यदि यहाँ पे चौक हो जाएगा तो यहाँ पे सप्लाई रुक जाएगी। तो सप्लाई रुक जाएगी तो दुनिया के अंदर हर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगा, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए खतरनाक है। इसलिए हर कोई ये चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर कोई भी टेंशन क्रिएट ना हो। तो हमने क्या देखा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा कौन कौन सी कंट्री लगती है, हमने ये देखा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन सी दो ये वाटर बॉडीज के बीच के अंदर है, हमने ये देखा। तो ये सब देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है स्पेस टेक्नोलॉजी से। स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर हमने देखा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है जो अर्थ की ऑर्बिट है, जो लो अर्थ ऑर्बिट है, इसके अंदर स्पेस स्टेशन होते हैं। स्पेस स्टेशन तो हमने देखा कि सबसे पहले अभी कौन सा स्पेस स्टेशन काम कर रहा है, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो यूएस है, रशिया, इनकी पार्टनरशिप से बना हुआ है। अभी चाइना ने अपना नया स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था पिछले साल, उसका नाम क्या है ये पूछ सकता है आपसे। तो चाइना का स्पेस स्टेशन का नाम है तियांगोन स्पेस स्टेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, चाइना के अलावा दूसरी कंट्री किसी का स्पेस स्टेशन खुद का नहीं है। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चाइना इस और आगे बढ़ रहा है। इंडिया का भी एक प्रोजेक्ट है जो कि हमने लॉन्च किया, मतलब हमारे 2035 तक का टारगेट है कि हम भी अपना एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करें। तो चाइना के स्पेस स्टेशन का नाम क्या है, तियांगोन स्पेस स्टेशन। ये पूछ सकता है डायरेक्ट आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ये पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 आया था। इसके छोटे छोटे क्लूज, नए लॉज जो कि नए के रूल्स आए हैं वो आ जाए हैं, कि हम एंड में डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, भाई इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है ये पूछा जा सकता है। तो इसको एंड में हम डिस्कस करेंगे। सेबी चीफ बोर्ड टू टेक ऑन द पैनल रिपोर्ट ऑन डिस्क्लोजर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये कहाँ पे हमारे सिलेबस के अंदर, आरपीएससी या फिर अधीनस्थ बोर्ड के अंदर हमने देखेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर स्टॉक मार्केट लिखा हुआ है, इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर स्टॉक मार्केट लिखा हुआ है। स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी होती है स्टॉक मार्केट में, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसके अंदर फैक्चुअल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्चुअली जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो सेबी का चेयरमैन कौन है। सेबी का चेयरमैन कौन है, तुहिन कांत पांडे, तुहिन कांता पांडे। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज होगी, सेबी का चेयरमैन कौन है, तुहिन कांत पांडे। अब ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, वन लाइनर के हिसाब से तो ये सही है। यदि सब्जेक्टिव के हिसाब से देखें तो इसके अंदर ये है क्या, न्यूज क्या है, न्यूज ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इससे पहले सेबी की चेयरमैन थी जो मैडम थी, उनके ऊपर एलिगेशन ये लगे, उनके ऊपर इल्जाम लगे थे कि उन्होंने अपने
फायदे के लिए सेबी की पावर को मिसयूज किया है। तो उस मिसयूज को कम करने के लिए अब ये सेबी ने रूल बना रही है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे कम किया जाए, उसके लिए नए रूल आएंगे फ्यूचर के अंदर। लेकिन अभी फैक्ट के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि तुहिन कांत पांडे ये सेबी के चेयरमैन है। अब ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज किस चीज से रिलेटेड है, ये न्यूज इस चीज से रिलेटेड है कि कैसे कि इंडिया क्या है, वर्ल्ड के अंदर एआई डाटा सेंटर्स का हब बनता जा रहा है। एआई डाटा सेंटर का हब क्या होता है? भारत सरकार ने एक स्कीम चला रखी है अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर। तो उसके अंदर एक नई अपडेट ये आई है कि इंडिया के अंदर गूगल गूगल ने अनाउंस किया है कि इंडिया के अंदर एआई डाटा सेंटर के अंदर $15 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकता है हमारे राजस्थान के अंदर या फिर इंडिया लेवल पे कोई भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एआई डाटा सेंटर, गूगल अपना एआई डाटा सेंटर कहाँ पे बनाने जा रहा है? तो ये इसके लिए है विशाखापट्टनम के अंदर, और ये इंडिया का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर होगा। एआई डाटा सेंटर इसका एआई डाटा सेंटर है, इसके अंदर दे रखा है गूगल का। गूगल अपना एआई डाटा सेंटर कहाँ पे बनाने जा रहा है? विशाखापट्टनम। इसके अलावा रिलायंस भी अपना विशाखापट्टनम के अंदर क्या है, एक डाटा सेंटर बनाने जा रहा है। तो ये वाली चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो हमारे क्वेश्चन पूछ सकता है विशाखापट्टनम के अंदर सबसे बड़ा डाटा सेंटर कौन बनाने जा रहा है? गूगल। गूगल ने अभी हाल ही के अंदर कितने बिलियन डॉलर है, $15 बिलियन का एआई डाटा सेंटर अनाउंस किया है। वो कहाँ पे किया है? तो विशाखापट्टनम इसका आंसर है। उलगुलान के महानायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर 25। तो ये एक दिल्ली की डेली न्यूज़पेपर के अंदर हेडलाइन आ रही है 150 साल बिरसा मुंडा की जयंती को प्लस उलगुलान मूवमेंट को। तो ये हम इस साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज में से एक है कि हर दूसरे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? कि ये एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने क्या है, फ्रीडम के लिए, ट्राइबल्स मूवमेंट के लिए इन्होंने क्या है, अपने सारा का सारा जीवन न्यौछावर किया था। इसलिए इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखें तो इनकी जिंदगी से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? अब इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें देखते हैं। सबसे पहले इस साल को सेलिब्रेट कैसे किया जा रहा है? 150 साल बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा, ये न्यूज़पेपर के अंदर ऐड आई है। 150 साल भारत सरकार बना रही है इसका, बिरसा मुंडा की जनजातीय गौरव वर्ष बोला गया है इसको अंदर। जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई साल का नाम देती है, इस साल का नाम क्या है? जनजातीय गौरव वर्ष। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जैसे 2023-24 के अंदर सरकार ने ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया था, तो उसको हर दूसरे एग्जाम के अंदर आपने देखने को मिला। तो इस साल कौन सा है? जनजातीय गौरव दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट है। जनजातीय गौरव दिवस किसके लिए मनाया जा रहा है? 150 साल बिरसा मुंडा की जन्म होने को। प्लस इसके अलावा क्या क्या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर? इस साल सरकार ने बिरसा मुंडा की 150वें साल के उपलक्ष्य में स्कीम भी लॉन्च की है। कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की है? भगवान जनमन योजना, प्लस धरती आबा जनजातीय गांव उत्कर्ष अभियान, और राष्ट्रीय सिक्कल सेल एनीमिया जो कि मिशन पहले से चल रहा है। तो ये सब चीजें देख के पता चल रहा है कितना इंपॉर्टेंट है 150 सा। तो आपसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी एनिवर्सरी चल रही है? धरती आबा इनका तो ये भगवान बिरसा मुंडा से रिलेटेड सारे फैक्ट हैं। बिरसा मुंडा से रिलेटेड मेजर फैक्ट कौन से हैं? भगवान बिरसा मुंडा से रिलेटेड फैक्ट क्या है? सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875। 15 नवंबर 1875। तो 1875 भी हमें पता होना चाहिए और 15 नवंबर भी होना चाहिए। 15 नवंबर को हर साल सरकार क्या बोलती है? जनजातीय गौरव दिवस के नाम से सेलिब्रेट करती है। तो इनकी जन्म जिस दिन हुआ था उसको हम किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं? जनजातीय गौरव दिवस। तो जनजातीय गौरव दिवस कब बनाया जाता है? तो ये पूछ सकती है सरकार या कोई भी एग्जाम के अंदर। दूसरा ये पूछा जा सकता है कब हुआ था इनका जन्म? 1875 के अंदर। तीसरी चीज है क्या बोलती, इनका दूसरा नाम, लोग इनको जैसे महात्मा गांधी को महात्मा ही नाम से बोलते हैं, वैसे इनका दूसरा नाम क्या है? धरती आभा ये नाम से, धरती के ऊपर आभा है ये। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? 150 ईयर हो गए इनकी
चौथा पांचवा क्वेश्चन क्या बन सकता है, इनके द्वारा उल गुलान मूवमेंट किस चीज से रिलेटेड है। उल गुलान मूवमेंट, उल गुलान विद्रोह जो था वो किस से रिलेटेड है। क्रांतिकारियों के नाम दे देंगे, सुभाष चंद्र बोस दे देंगे, ये दे देंगे, तो उसके अंदर बिरसा मुंडा हमें टिक मारना है। उल गुलान मूवमेंट कौन से साल में हुआ था, 1895, मतलब 20 साल की उम्र में इन्होंने एक बड़े विद्रोह को लीड किया था। फिर इसके अंदर और इम्पोर्टेंट क्या है, इन्होंने एक बिरसा सेक्ट नाम से एक नया संप्रदाय चलाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस और ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, गवर्नमेंट ने इस साल के 3 स्कीम लॉन्च की इनके नाम पे, हम वो कल डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल के अंदर। तो 150 साल है बिरसा मुंडा की, इसके लिए सरकार ने जनजातीय गौरव वर्ष के नाम से बनाएगी, ठीक है। इसके अलावा जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर 1875, धरती आबा इनका दूसरा नाम है, 150 साल हो गए। जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव वर्ष, उल गुलान मूवमेंट कब शुरू हुआ था, 1895 के अंदर, 20 साल की उम्र में, ठीक है। उल गुलान मूवमेंट किससे रिलेटेड है, ठीक है। बिरसा सेक्ट की स्थापना किसने की थी, ठीक है। बिरसा पंथ बोल दो, बिरसा सेक्ट बोल दो, गवर्नमेंट स्कीम इन्होंने साल सरकार ने जो जो लॉन्च की है। तो इसके अंदर भी ये देख हमने देख लिया था, जनजातीय गौरव वर्ष के नाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है 2025 को। अब ये हिंदी राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर के अंदर आया डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के रूल्स आए हैं, जो कि इंग्लिश के अंदर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर हमने देखा था। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत क्या है। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की सबसे बड़ी जरूरत इसलिए कि आज की डेट के अंदर हर चीज के अंदर डाटा इंपॉर्टेंट हो गया। तो डाटा इंपॉर्टेंट है, तो डाटा इसलिए इंपॉर्टेंट है, डाटा को प्रोटेक्ट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डाटा हमारी प्राइवेसी से रिलेटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दे रखा है, के एस पुट्टा स्वामी जजमेंट के अंदर ये कहा है कि जो राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू प्राइवेसी जो निजता का अधिकार है एक मूल अधिकार के अंदर जोड़ने के बाद में डाटा प्रोटेक्शन एक्ट हमारी सरकार लेके आई। अब डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के मेन बिंदु क्या है, जो कि किस कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके, क्या डाटा प्रोटेक्शन एक्ट डाटा आएगा, नहीं। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के स्टेटमेंट जो भी क्लोज है उनको पूछा जा सकता है कि डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2025 के अंदर रूल्स के अंदर क्या क्या आया है, कि ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, एक कथन सही है, दो कथन सही है, तो इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी सहमति अनिवार्य है इसके अंदर। कोई भी कंपनी आपका डाटा ले रही है, कोई भी कंपनी आपसे, जैसे कि आधार वेरिफिकेशन करते हैं, कोई सिम लेने जा रहा है तो आधार वेरिफिकेशन करने जा, आरटीओ के अंदर गाड़ी लेने जा रहा है तो आधार वेरिफिकेशन जरूरी है, बिजली के लिए आधार वेरिफिकेशन, हर चीज के अंदर आधार ले रहे हैं, और आधार के अंदर आपकी सारी की सारी डाटा है आधार के। उसके अलावा जैसे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप आपसे क्या यूज करता है, व्हाट्सअप के ऊपर आपकी सारी की सारी फोटो मिल जाएंगी, कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, लेन देन का हिसाब मिल जाए, वीडियो मिल सकते हैं। तो ये सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप ये पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ये एक्ट लेके आई, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, पर्सनल डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2025। डिजिटल मतलब डिजिटल डाटा को, ठीक है। पर्सनल डाटा है, पर्सनल डाटा कौन सा होता है, जिसके अंदर आप डायरेक्टली उससे इन्वॉल्व है, जैसे फोटो आपकी पर्सनल डाटा है। क्यों पर्सनल डाटा, क्यों, उससे आपका डायरेक्ट आइडेंटिटी लिंक है, ठीक है। प्रोटेक्शन, इसको प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है, यदि ये प्रोटेक्ट नहीं होगी तो इसका वायलेशन होगा, हमारे व्हाट्सएप की फोटो पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी लीक हो सकती है, तो इसको प्रोटेक्ट करना है। और रूल्स आए हैं 2025 के अंदर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के, क्या इसके अंदर कौन कौन से क्लॉज हैं ये देखना है, जो कि स्टेटमेंट में कहीं भी आ सकते हैं। इसकी आपकी सहमति अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है इसके अंदर। कॉन्टेक्ट पर्सन डाटा फ्यूडिशरी की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करने कराने के नाम और नंबर प्रूफ दे। अब डाटा फ्यूडिशरी क्या होता है, इसके अंदर एक टर्म है डाटा फ्यूडिशरी, तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं डाटा फ्यूडिशरी क्या होता है। डाटा फ्यूडिशरी वो होता है जो हमसे हमारा डाटा ले रहा है, जैसे हम एयरटेल की सिम लेने जा रहे हैं तो एयरटेल वाला हमारे लिए डाटा फ्यूडिशरी है। यदि हम व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं तो व्हाट्सअप कंपनी है वो हमारी डाटा फ्यूडिशरी है, जो कि हमसे हमारा डाटा ले रही है। तो जो भी डाटा लेगा तो उसके ऊपर रूल है, रूल क्या है, ये डाटा फ्यूडिशरी की जिम्मेदारी है कि उसको हमारा डाटा सेफ तरीके से रखना है। कोई भी वायलेशन होता है, वहां से कोई डाटा लीक होता है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि हमें इन्फॉर्म करे कि आपका ये डाटा लीक हो गया है। तो डाटा फ्यूडिशरी हमने देखा। फिर क्या तीसरा क्या, डाटा लीक होने के यूजर को फौरन बताना जरूरी है।
अब मान लो हमसे किसी ने डाटा लिया, हमारा हमारा डाटा मान लो व्हाट्सएप के ऊपर है, व्हाट्सएप पे हमारा डाटा लीक हो जाता है, तो डाटा फ्यूडिशरी की हाथों और जिम्मेदारी की हमें बताए आपका ये डाटा लीक हो गया, ताकि हम उसके ऊपर एक्शन ले सकें। चौथा क्या है, बच्चों का डाटा। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के का डाटा के लिए क्या है, माता पिता की कंसेंट होनी जरूरी है। यदि 18 साल से कम बच्चों की कोई भी बच्चों की डाटा है, फोटो है, उनसे स्किल है, उनके वीडियो, उनको यदि कोई यूज कर रहा है, तो उसके लिए माता पिता की कंसेंट होनी जरूरी है। ये इसलिए होता है कि बच्चों को पता नहीं होता कि हम अपना डाटा दे रहे हैं, उसका क्या क्या मिसयूज हो सकता है। आगे क्या है, दिव्यांग के डाटा के लिए कानूनी अभिभावक जरूरी है। दिव्यांग जो भी है, फिजिकली एबल जो भी है, उनके लिए क्या है, अभिभावक जो भी है, जैसे कोई इंसान ब्लाइंड है तो उसके लिए एक पेरेंट को नॉमिनेट करेगा, उसकी कंसेंट होनी जरूरी है। स्टोरेज सीमा, स्टोरेज जरूरत खत्म होने पर डाटा 1 साल से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। जितने टाइम के लिए कंसेंट दी गई है उतने के टाइम के लिए ही डाटा यूज किया जाएगा। डाटा हटाने की सूचना, यदि कोई कंपनी जिसके पास हमारा डाटा है, जैसे गूगल के पास हमारा डाटा है, गूगल के पास हमारी फोटोज भी हैं जो कि हम फोन के अंदर रखते हैं, गूगल के पास हमारी मेल आईडी भी है, गूगल के ऊपर हमारी डे टू डे एक्टिविटीज भी जाती हैं गूगल एआई के थ्रू। फिर इन सबको यदि डाटा, यदि गूगल हमारी फोटो डिलीट कर रहा है, तो उसके लिए गूगल को हमसे कंसेंट लेनी पड़ेगी। डाटा डिलीट के 48 घंटों के अंदर यूजर को बताना जरूरी है, हर चीज में यूजर को बताना है। ये है डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। सुरक्षा उपाय, जो भी डाटा फ्यूडिशरी है, जो भी कंपनी है, उसको डाटा को सेफ्टी से रखने के लिए उसके ऊपर सारे इंक्रिप्शन, फायरवॉल सब मजबूती से अप्लाई करना जरूरी है। और सहमति प्रबंधन, सहमति प्रबंधन का मतलब है जिसने भी डाटा हम जो भी हमसे डाटा ले रहा है, तो उसको कंसेंट लेनी जरूरी है कि हम आपका डाटा इस काम के लिए यूज करेंगे, हम हमारा आपका डाटा इस काम के लिए यूज करेंगे। उसके अलावा यदि कोई दूसरे काम के लिए डाटा यूज कर रहा है, तो उसके केस के अंदर हम यहाँ पे डाटा, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर उसके ऊपर केस कर सकते हैं। तो ये है मेन इसके अंदर। अब देखते हैं कि डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड क्या होगा। अब इसके अंदर एक नया बोर्ड बनाया गया है, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड। मान लो हमारा डाटा किसी ने लिया, मान लो व्हाट्सएप ने हमारा डाटा यूज किया, किसी और कंपनी को बेच दिया डाटा, कि व्हाट्सएप पे मैं जो भी सर्च कर रहा हूँ, गूगल पे मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, गूगल पे मैं कैमरा सर्च कर रहा हूँ, तो उसने मेरा पर्सनल डाटा कैमरे वाली कंपनी के साथ शेयर कर दिया और वो मुझे पता चल गया। तो मैं डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड, जो कि डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी होगी कि मेरे को मेरा डाटा का जब मिस यूज किया है, किसी ने, गूगल ने यूज किया है, तो उसको फाइन करे और मेरे को मेरा डाटा वापस दिलाए। फाइन कितना है, 250 करोड़ रुपए तक का फाइन है एक कंपनी की एक डाटा मिस यूज करने पे। तो इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। अब इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं, इंग्लिश में इन्होंने क्या लिखा है। उसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सेंटर ने दो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर रूल नोटिफाई किया है, जो कि कोई भी एग्जाम के अंदर कैसे भी आ सकता है। कैसे आने का मतलब ये है, आपको कथन के अंदर दे देगा, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये है, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डाटा फ्यूडिशरी क्या होता है, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड का काम क्या होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड इंडिया के अंदर विल बी एक्ट की एडजुकेटिंग अथॉरिटी। तो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डाटा प्रोटेक्शन जो बोर्ड बनेगा, वो ही हमें न्याय दिलाएगा किसी का भी डाटा यदि कंपनी मिसयूज करती है। पर सिग्निफिकेंट डाटा फ्यूडिशरी कौन होंगे, जिनके पास सबसे ज्यादा डाटा हो, जैसे व्हाट्सएप हो गया, गूगल हो गया। इफेक्टिव डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाना पड़ेगा इंडिया के अंदर, कंप्लाई करना पड़ेगा, यूजर की कंसेंट लेनी जरूरी है यूजर के डाटा को यूज करने के लिए। पेनल्टी कहाँ कितने रुपए तक की हो सकती है, 250 करोड़, जो कि राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर में नहीं दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है। वेरीफाइबल कंसेंट, पेरेंटल कंसेंट, पेरेंट की कंसेंट चाहिए पर्सन बच्चों के डाटा को यूज करने के लिए। ठीक है, बिहेवियर ट्रैकिंग एंड, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी डाटा फ्यूडिशरी जिसके पास डाटा है, बच्चों का डाटा है, तो डाटा, बच्चों या डाटा के बिहेवियर को वो मॉनिटर नहीं करेगा। जैसे यूट्यूब, यूट्यूब पे हम सर्च करते हैं कोई गाना, फिर बाद में दोबारा सर्च करते हैं तीसरा गाना, तो उससे क्या, वो डाटा मैपिंग कर लेते हैं हमारी कि इस इंसान को किस तरीके के गाने पसंद है, फिर उसके अनुसार ही वो हमें क्या देने लग जाते हैं, सजेशन देने लग जाते हैं। तो ऐसा बच्चों के केस में नहीं करना है। डाटा ब्रीच, डाटा फ्यूडिशरी विल हैव टू इंटीमेट इंपेक्टेड इंडिविजुअल विदाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्रीच इंक्लूड। डाटा ब्रीच का मतलब यदि हमारा डाटा गूगल के पास है और वहां से डाटा हमारा लीक हो गया, लीक हो गया, तो सबसे पहले यूजर को बताना है कि आपका ये डाटा लीक हो गया, ताकि हम पर्सनल डाटा, इसके अंदर जा सकते हैं, बोर्ड के अंदर जा सके। तो ये सब का सब हमने देखा आज, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने सारी देख ली है।
एक बार इन सबको रिवाइज कर लेते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं साल सेलिब्रेशन चल रहा है। 1875 के अंदर इनके जन्म हुआ था, 15 नवंबर है, तो 15 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, जनजातीय गौरव दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा क्या इस साल को क्या जनजातीय गौरव वर्ष मना रहे हैं। 150 साल हो गई। इनको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कौन सा मूवमेंट चलाया था, उल गुलान मूवमेंट चलाया था। कौन साल में चलाया था, 1895 में चलाया था। इनके द्वारा जो सेक्ट स्टार्ट किया गया था, कौन सा, बिरसा सेक्ट है। बिरसा पंथ के संस्थापक कौन है, दूसरा है हनी मीठी क्रांति। मीठी क्रांति राजस्थान के अंदर चल रही है। राजस्थान की मीठी क्रांति का संबंध किससे, शहद से रिलेटेड है। शहद प्रोडक्शन में राजस्थान का कौन सा स्थान इंडिया लेवल, हम टॉप 5 के अंदर है। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर बन सके, कितना प्रोडक्शन करता है राजस्थान, टोटल शहद प्रोडक्शन का 9% प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा बजट के अंदर सेंटर फॉर एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कहाँ कहाँ पे सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, 10-10 करोड़ की सहायता से भरतपुर और टोंक जिलों के अंदर। राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिले हैं जो कि शहद प्रोडक्शन में अग्रणी है, ये अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़। तो ये सब चीजें इसके अंदर थी, हमने देखी। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर हमने क्या देखा, नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर हमने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे स्थित है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्थित है कहाँ पे, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच के अंदर है। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कौन कौन सी कंट्रियां टच करती हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्री टच करती है, इराक, ईरान करती है, फिर उसके बाद में इराक करती है, फिर सऊदी अरब करती है, उसके बाद में कतर करती है, उसके बाद में कुवैत करती है, कुवैत के बाद में यूएई करती है और ओमान करता है। तो बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब, इराक और ईरान, ये सारी कंट्रियां किसको टच करती हैं, स्ट्रेट, इसको पर्शियन गल्फ को। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसके बीच में, पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी के बीच के अंदर। चाइना के स्पेस स्टेशन का नाम क्या है, तियांगोंग, तियानगोंग। इससे अगला क्या है, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट हमने देख लिया। इसके अंदर कौन कौन से रूल है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल, पहले ये क्वेश्चन नहीं आते थे, आजकल इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया कि आजकल 4-4 कथन दे देता है जिसके अंदर पूरा एक्ट पूछ लेता है, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट हो गया। वरना ये मेंस के अंदर आते हैं। सेबी, सेबी का चीफ कौन है, तुहिन कांत पांडे। सेबी किस चीज के लिए काम कर रहा है आजकल, सेबी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो, जो भी इसके अंदर वर्किंग हो, जो भी चेयरमैन हो, इसके लिए आजकल नए लॉ आने वाले हैं इसके कुल मिला के। सेबी से आगे क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक नया क्या बना रही है, डाटा सेंटर बना रही है। कहाँ पे, वाईजेक के अंदर, विशाखापट्टनम में। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बड़ी न्यूज ये है कि गूगल ने बनाने का अनाउंसमेंट किया, $15 बिलियन का। दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहां पे बनेगा, विशाखापट्टनम के अंदर, एआई डाटा सेंटर। उल गुलान मूवमेंट किससे रिलेटेड है, भगवान बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। 150वीं जयंती बनाई जा रही है, इनको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। जनजातीय गौरव वर्ष, जनजातीय गौरव वर्ष किसके लिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस साल 2025 को हम जनजातीय गौरव वर्ष के नाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना। इस साल सरकार ने कौन कौन सी ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की है, जनमन योजना, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान और सिकल सेल एनीमिया। ये 3 स्कीम हम कल आपको डिस्कस करेंगे पीआईबी पीआरएस के अंदर देख के। डिजिटल सर्विसेज के लिए डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट कौन से राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स है। सुप्रीम कोर्ट ने कौन से जजमेंट के अंदर इनको कहा था, ये फंडामेंटल केस पुट्टा स्वामी के केस के अंदर इनको कहा था। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के रूल्स आ गए हैं, तो ये आपके कथन में कहीं भी आ सकता है। बच्चों के लिए अलग से प्रोविजन है, अनिवार्य कंसेंट लेना अनिवार्य है, डाटा फ्यूडिशरी क्या होती है, इन सब के लिए डाटा स्टोरेज, फाइन कितना, 250 करोड़ रुपए का, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा, ये सब हम देख सकते हैं। तो आज हमने देखा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट था हमारे दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू और सूजस के अंदर। कल दोबारा देखेंगे कि 16 नवंबर को क्या क्या न्यूज आती है। ओके, थैंक यू एवरीवन।